जीन विनिमय, चलिए देखते हैं हम लोग जीन विनिमय। क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर जो है यह क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 5 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो उस चैप्टर में क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है बाबू, जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर अर्थात जीन विनिमय। ठीक है, अब जीन विनिमय के बारे में आपको क्या बताया जाता है, तो चलिए देखते हैं जीन विनिमय के बारे में। जीन विनिमय के बारे में जानने के पहले आपको बता दें कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं हम लोग जीन विनिमय। ठीक है, बिना देर करते हुए क्रॉसिंग ओवर अर्थात रिकम्बिनेशन किससे कहते हैं। ठीक है, तो बताया जाता है बाबू कि जीन विनिमय वह प्रक्रिया है जिसमें दो समजात गुणसूत्रों के समान जीनों के समूह के साथ अदला बदली होती है। ठीक है, जब दो समजात गुणसूत्रों के समान जीनों के समूह के साथ स्थान परिवर्तन होता है अर्थात अदला बदली होती है तो उसे जीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय, तो हमने क्या बताया बाबू कि जब दो समजात गुणसूत्रों के समान जीनों के समूह के साथ स्थान परिवर्तन होता है तो उसे जीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय की क्रिया का खोज जो है सबसे पहले जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1909 ईस्वी में किया था और साथ ही साथ यह बताया था कि कियाज्मा निर्माण जो है जीन विनिमय की क्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, कियाज्मा का जो निर्माण होता है वह जीन विनिमय की क्रिया को आगे बढ़ाता है। तो जीन विनिमय क्या हो गया बाबू, क्रॉसिंग ओवर किसे कहें हम लोग, तो क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें दो समजात गुणसूत्रों के समान जीनों के समूह के साथ स्थान परिवर्तन की क्रिया होती है। ठीक है, समान यानी दो समजात गुणसूत्रों के समान जीनों के समूह के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है बाबू, तो जीन विनिमय कहलाता है। जीन विनिमय कहलाता है, इसको नोट कर लीजिए। या नोट नहीं करना है तो आप जाकर वहाँ पे टेलीग्राम के चैनल पर बायोलॉजी बाय रुपेश सर, वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या बाबू, तो जीन विनिमय की क्रियाविधि। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का मेकानिज्म देखेंगे हम लोग कि क्रॉसिंग ओवर का जो मेकानिज्म होता है अर्थात आखिर जीन विनिमय की क्रिया दो समजात गुणसूत्रों के बीच होती है तो कैसे होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं जीन विनिमय की क्रियाविधि। ठीक है, लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे मेकानिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जीन विनिमय अर्थात पुनर्योगज की क्या बाबू, तो क्रियाविधि। ठीक है, क्रियाविधि ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि या रिकम्बिनेशन की क्रियाविधि। ठीक है, तो क्रियाविधि कैसे देखेंगे हम लोग, जीन विनिमय की क्रियाविधि। जीन विनिमय की क्रियाविधि में बताया जाता है कि क्रॉसिंग ओवर अर्थात जीन विनिमय की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम प्रोफेज के पैकिटीन अवस्था में प्रारंभ होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि जीन विनिमय की क्रिया कब प्रारंभ होती है, तो जीन विनिमय की क्रिया कब प्रारंभ होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम प्रोफेज के पैकिटीन अवस्था। ठीक है, याद रखिए पैकिटीन अवस्था में प्रारंभ होती है। ठीक है, अब बताया जाता है कि सबसे पहले दो समजात गुणसूत्र एक जगह एकत्रित होते हैं। ठीक है, दो समजात गुणसूत्र, जैसे यहाँ पे एक ही जाति के दो समजात गुण एक जगह इकट्ठा होते हैं, किस क्रिया द्वारा बाबू, तो सिनैप्सिस की क्रिया द्वारा। ठीक है, सिनैप्सिस की क्रिया द्वारा दो समजात गुणसूत्र एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक जगह इकट्ठा होने के बाद
डायड का निर्माण करते हैं। दो गुणसूत्र हो गया, गुणसूत्र ए और गुणसूत्र बी सिनेप्सिस की क्रिया द्वारा एक जगह इकट्ठा हुए। जब सिनेप्सिस की क्रिया द्वारा एक जगह इकट्ठा होते हैं तो इनमें लंबवत विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है बाबू? तो लंबवत विभाजन होता है। और जब लंबवत विभाजन होता है तो एक गुणसूत्र में 4 क्रोमैटिड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक गुणसूत्र में कितने क्रोमैटिड? 4 क्रोमैटिड का निर्माण होता है, जिन्हें हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं बाबू? तो टेट्राड कहते हैं। ठीक है, टेट्राड, ये हो गया। अब टेट्राड में क्या होता है? तो क्रोमैटिड होते हैं। तो क्रोमैटिड कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4, 4 क्रोमैटिड होते हैं। अब कह रहा है कि टेट्राड के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, टेट्राड के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, वे एक दूसरे को एक या अनेक बिंदुओं पर क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, टेट्राड के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे को एक या अनेक बिंदुओं पर क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग दर्शा दिया जाता है, ये हो गया। अब जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है ना बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कियाज्मा कहते हैं। ठीक है, बनाओ जाएगा। इस क्रॉसिंग पॉइंट को कियाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब इस कियाज्मा वाले स्थान पर क्या होता है? तो हेलिकेज एंजाइम की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? तो हेलिकेज एंजाइम की क्रिया, ये इस एंजाइम की क्रिया होती है। और जैसे ही इस एंजाइम की क्रिया होती है, यहाँ से क्रोमैटिड टूट जाते हैं। ठीक है, और टूटे हुए जो क्रोमैटिड होते हैं, ठीक है, टूटे हुए क्रोमैटिड वे अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। टूटे हुए क्रोमैटिड अपना स्थान क्या कर लेते हैं बाबू? परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाया है ताकि ऊपर लिख सके हम। इस क्रॉसिंग पॉइंट को क्या कहें हम? कियाज्मा कहें। ठीक है, कियाज्मा। अब कियाज्मा वाले स्थान पर किसका कार्य हो रहा है बाबू? तो हेलिकेज एंजाइम का। ठीक है, यहाँ पर चलिए ना उस साइड में आके होने से भाई कवर ना होके अरे हेतने कियाज्मा वाले स्थान पर हेलिकेज एंजाइम की क्रिया होती है। और जैसे ही हेलिकेज एंजाइम की क्रिया होती है, कियाज्मा वाले स्थान से क्रोमैटिड जो होते हैं टूट जाते हैं। और टूटे हुए क्रोमैटिड एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। टूटे हुए क्रोमैटिड एक दूसरे का स्थान क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, ये टूटे हुए क्रोमैटिड एक दूसरे का स्थान परिवर्तन करते हैं। तो स्थान जब परिवर्तन कर लेते हैं, ये चला गया इसके पास, ये इसके पास, फिर इधर भी वही परिवर्तन हुआ, क्रोमैटिड अपना स्थान बदल लिया। जब क्रोमैटिड अपना स्थान बदल लेते हैं तो यहाँ पर लाइगेज एंजाइम की क्रिया होती है। लाइगेज एंजाइम, और लाइगेज एंजाइम के प्रभाव से क्या होता है? तो टूटे हुए क्रोमैटिड, फोटो हुआ मतलब नहीं कर रहा था, टूटे हुए क्रोमैटिड एक दूसरे से क्या होते हैं? पुनः जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जब टूटे हुए क्रोमैटिड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है बाबू? तो एक क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा दूसरे क्रोमोसोम के पास चला जाता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा दूसरे क्रोमोसोम के पास चला जाता है और क्रोमोसोम एक दूसरे से उभरने लगते हैं। ठीक है, गुणसूत्र जो है एक दूसरे से क्या होने लगते हैं? अलग होने लगते हैं। इसका कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये हो गया, क्रोमोसोम का कुछ खंड जो है स्थान परिवर्तन कर लिया। जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो सेपरेट होने के बाद क्या होता है? तो इनकी क्वालिटी क्या हो जाती है? ये गुणसूत्र ए है और यह गुणसूत्र क्या है? बी है। ठीक है, अब ये ए गुणसूत्र में क्या होता है? तो बी का थोड़ा सा गुण चला जाता है, ये बी का गुण आ गया। अब इस बी गुणसूत्र में क्या होता है? थोड़ा सा खंड जो है ए के आ गया। ठीक है, तो ये गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली जब हो जाती है तो जीनों की भी तो अदला बदली हुई, क्योंकि जीन जो होते हैं गुणसूत्र के ऊपर रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ये बता दिया गया है आप लोग को। ठीक है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत नहीं, सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, इसमें आपको बताया जा चुका है कि संलग्न जीन अर्थात जीन जो होते हैं वे गुणसूत्र पर रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो मान के चलिए कि अगर खंडों की अदला बदली हो रही है, यहाँ से खंड जो है अपना स्थान बदल रहा है, जैसे ए का खंड बी के पास चला गया, बी का खंड ए के पास आ गया। ठीक है, तो जब खंडों की अदला बदली हुई तो जीनों की भी तो अदला बदली हो जाती है। अब इस स्थिति में ये जो गुणसूत्र बनते हैं इनको रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम पुनर्योगज गुणसूत्र
कहा जाता है, जो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। और यही रीजन है, ठीक है, यही क्या है, रीजन है, जीन विनिमय ही एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से एक ही माँ बाप के 4 अगर संतान है तो चारों में अंतर पाया जाएगा, क्योंकि युग्मक जनन की क्रिया जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। और अर्धसूत्री विभाजन में एक महत्वपूर्ण क्रिया संपन्न होती है जिसको हम लोग जीन विनिमय कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जीन विनिमय। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जीन विनिमय का महत्व। तो इस क्लास को अगर कंटिन्यू करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।